एपिसोड 318। सिपाही मुझे इमारत के एक हिस्से में लाए और यहाँ 2 कतारों में बने कमरों में से एक कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर जाने का इशारा किया। मैं अंदर आया तो कब में दरवाजा बंद हो गया। मुंतजिम ने मुझे शाही कैदी करार दिया था, इसलिए मुझे शायद यहाँ का सबसे अच्छा कमरा दिया गया था। उसमें एक अदद लकड़ी का बिस्तर भी था। लकड़ी की बनी छोटी सी मेज पर मिट्टी का बना हुआ जग और मिट्टी का ही ग्लास रखा था। उसमें पानी था। मैंने एक ग्लास पानी पिया। इतने तवील सफर के बाद भूख लगना लाजमी थी, मगर फिलहाल यहाँ खाने पीने के आसार नजर नहीं आ रहे थे। नीचे आती मुझे गर्मी लगने लगी, मगर मसला यह था कि मेरे पास यही कपड़े थे। अकब में रोशनदान था, उससे ताज़ा हवा अंदर आ रही थी। यह भी गनीमत था, वरना शायद मुझे कपड़े उतारने पड़ते। बेड पर किसी कदर नरम गद्दा था। मैं जूते उतारकर बिस्तर पर लेट गया। बाजार ऐसा लग रहा था कि बर्फ वाले ने मुझे धोखा देकर और निहत्था करके रेनाट के हवाले कर दिया, जिसे खुद उसने सिफाक हुक्मरान करार दिया था। मगर मैं अपने अंदर उसके खिलाफ कोई जज्बा महसूस नहीं कर रहा था। मगर इसका मतलब ये नहीं था कि मैं बिल्कुल मुतमईन था, बल्कि मुझे रेनाट की तरफ से तशवीश थी कि आखिर उसे मुझसे क्या पुरखाश थी जो उसने खास दस्ता भेजकर मुझे गिरफ्तार करवाया था। बर्फ वाला उस दस्ते की आमद से बाखबर था और शायद वो जानता था कि रेनाट मुझे क्यों बुला रहा है। फिर मुझे याद आया कि जब उसने मेरी कनपट्टी पर अपना अंगूठा रखा तो उससे पहले उसने मुझे किसी कैरेट का नाम लेकर उसे याद रखने को कहा था। मैं सोच रहा था कि कैरेट कौन हो सकता है और बर्फ वाले ने मुझे उसका नाम याद रखने को क्यों कहा था। जब हम शहर की हुदूद में दाखिल हुए तो रात हो चुकी थी और तारीकी मुकम्मल तौर पर छा गई थी। इसका मतलब था कि कुछ 7 के आसपास का वक्त था और इसको भी 1 घंटा गुजर चुका था, यानी 8 बज चुके थे या बजने वाले थे। जब मैं शहर में आया तो मुझे सड़कों और गलियों में ना तो कोई बच्चा दिखाई दिया और ना ही कोई औरत नजर आई। मर्द नजर आए तो वो भी सर झुकाए तेज तेज कदमों से अपनी मंजिल की तरफ गामजन थे। इसी तरह बैलगाड़ियां भी सड़कों पर आ जा रही थी, मगर साफ लग रहा था कि शहर सोने वाला है। ये लोग जल्द सो जाने के आदी होंगे, क्योंकि वहां देर तक जगाने वाली कोई चीज नहीं थी। मैं लेटा हुआ था कि लकड़ी का मजबूत दरवाजा खुला और एक शख्स लकड़ी की ट्रे उठाए अंदर आया। ट्रे में एक बड़ा सा प्याला और एक छोटा प्याला था। उसने ट्रे बिस्तर के किनारे रख दी और मुझे इशारे से खाने को कहा। फिर उसने जग उठाकर देखा और उसे लेकर बाहर चला गया। मैं ट्रे की तरफ मुतवज्जो हुआ। उसमें बड़े प्याले में खीर नुमा चीज थी और छोटे प्याले में एक सब्ज रंग का सयाल था। मैंने खीर को सूंघा तो उससे चावलों जैसी खुशबू आई। फिर चक्कर देखा तो उसका जायका हल्का सा नमकीन था। मैंने लकड़ी के चम्मच से उसे खाकर देखा और मुझे इत्मीनान हो गया कि यह मुकम्मल नबाती शय थी। खीर अच्छी खासी थी और उसे खाकर मेरा पेट भर गया था। फिर मैंने सब सयाल सूंघा। फौरन ही मुझे मकरूसी बू आई। यकीनन ये कोई नशावर मशरूब था, इसलिए मैंने उसको चखने से भी गुरेज किया। आमतौर से कैदियों को नशा फराहम नहीं किया जाता है, लेकिन शायद मुझे शाही कैदी होने के नाते शराब भी दी गई थी। ट्रे लाने वाला कुछ देर बाद वापस आया और उसने मशरूब को जूं का तू पाकर सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने नफी में सर हिलाकर उस पर वाजे किया कि मैं इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखता। उसने इसरार नहीं किया और ट्रे उठाकर वापस लौट गया। मैं बिस्तर पर लेट गया, मगर कुछ ही देर बाद दूसरा मसला शुरू हुआ तो मुझे दरवाजा बजाना पड़ा। वही शख्स आया जो ट्रे लाया था। मैंने उसे पेट पर हाथ फेरकर अपनी हाजत से आगाह किया। वो मुझे कमरे से निकालकर वॉशरूम के लिए मखसूस हिस्से तक लाया। मुझे हैरत हुई जब मैंने वहां जदीद WC सिस्टम मौजूद पाया, जिसमें पानी बहाने का भी बंदोबस्त था। हद तो यह कि वहां लोटा भी था, अगरचे उसकी टोटी इतनी बड़ी नहीं थी जितनी हमारे लोटे की होती है, मगर मुनासिब थी। वॉशरूम में बदबू के बजाय एक अलग महक थी। शायद यहाँ सफाई के लिए कुछ डाला जाता होगा। मिट्टी से बने पाइप से पानी आ रहा था और पानी रोकने के लिए कॉर्कनुमा लकड़ी से बना हुआ स्टॉपर था जो रस्सी से मुंसलिक था। उसे निकालना और लगाना आसान काम था। मैंने खासी देर लगाई और कोशिश की कि मुझे यहाँ जल्द ना आना पड़े। वापस कमरे में आया तो तबीयत हशाश बशाश थी। बहुत सी परेशानियों और सवालात के बावजूद मैं ज्यादा परेशान नहीं था, इसलिए मुझे जल्द नींद आ गई। बहुत दिनों की मुसलसल थकन और सफर की बेआरामी की वजह से मुझे उस रात बहुत अच्छी नींद आई और मैं तकरीबन सारी रात सोता रहा। जब आंख खुली तो बाहर हल्की सी तारीकी थी, यानी सुबह होने वाली थी। मेरा जहन हल्का और जिस्म जैसे सुकून वाली कैफियत में था। मैं उठकर फर्श से तकरीबन 7 फुट ऊंचे रोशनदान तक आया। मैंने दोनों हाथ उसके किनारों पर जमाकर खुद को ऊपर उठाया और बहुत ताज़ा हवा में गहरी सांस लेने लगा। ऐसी हवा मैंने कहीं महसूस नहीं की थी। शहरों और आबादियों से बहुत दूर ऐसे वीरानों में भी हवा में वो ताजगी नहीं होती जो उस हवा में मौजूद थी। यूं लग रहा था जैसे दुनिया अभी अभी वजूद में आई हो। मेरे जहन की बहुत मामूली सी कसलमंदी भी उस हवा ने चूस ली। मैं चाको चौबंद हो गया। जब मेरे बाजू थक गए तो मैं वापस बिस्तर की तरफ आ गया। बाहर रोशनी तेज हो रही थी। मुझे अपने सयादों की तरफ से किसी रद्दमल का इंतजार था और मुझे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। रात खाना लाने वाला सुबह नाश्ता भी लाया और नाश्ते में वही खीर नुमा दलिया और उसके साथ चाय नुमा मशरूब था। उसकी महक चाय जैसी थी, लेकिन जायका जरा मुख्तलिफ था। ट्रे वाले ने मुझे इशारों से समझाया कि मैं जल्द नाश्ता कर लूं, क्योंकि कैद खाने का मुंतजिम मेरा मुंतजिर था। अगर वो मुंतजिर था तो ये उसका मसला था, इसलिए मैंने इत्मीनान से नाश्ता और खीर नुमा दलिया उस वक्त हल्का सा मीठा था। खीरनुमा दलिया उस वक्त हल्का सा मीठा था। गोया ये लोग भी इस बात के कायल थे कि नाश्ते में कुछ मीठा होना चाहिए।
میں مقامی چائے سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ ٹرے والا آ گیا، مگر اس بار وہ اشارہ کرنے کے بجائے اس وقت تک کھڑا رہا جب تک میں نے چائے ختم نہیں کر لی۔ اس نے ٹرے اٹھائی اور مجھے لے کر وہاں سے نکلا۔ منتظم کے دفتر میں وہ موجود تھا اور اس کے ساتھ کسی قدر فاخرانہ لباس میں ایک جوان عمر اور دلکش چہرے کا آدمی بھی موجود تھا۔ اس نے وہی مقامی طرز کا لمبا سا کرتا نما لباس پہنا تھا، مگر یہ سرخی مال زعفرانی رنگ کا تھا۔ اس پر اس نے سرخ رنگ کا پٹکا باندھ رکھا تھا۔ اس کے لمبے گھنگریالے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کے گلے میں سیاہ موٹے موتیوں کی مالا تھی۔ وہ منتظم سے بات کر رہا تھا۔ اس نے ایک اچٹتی نظر مجھ پر ڈالی اور منتظم سے پوچھا، اسے کوئی تکلیف تو نہیں دی؟ نہیں جناب، اس نے ادب سے کہا۔ اسے لانے والے سپاہیوں نے بتا دیا تھا کہ یہ شاہی قیدی ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا ہے۔ میں اسے لے جا رہا ہوں، جلد اسے شاہ اعظم کے سامنے پیش کرنا ہے۔ بالکل جناب، کیا میں اپنے سپاہی آپ کے ساتھ کروں؟ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس نے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ منتظم نے ایک سپاہی کو بلوایا اور اسے حکم دیا کہ وہ مجھے باہر تک چھوڑائے۔ سپاہی نے مجھے اشارہ کیا تو میں باہر آ گیا۔ زعفرانی لباس والا پہلے ہی نکل گیا تھا۔ باہر اس کے ساتھ 4 سپاہی موجود تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے نرغے میں لیا اور ہم وہاں سے روانہ ہوئے۔ دن میں یہاں خاصی چہل پہل تھی اور ہر طرح کے سرکاری اور شاہی ملازم آ جا رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ اعلیٰ عہدیدار اسی طرح کے سرخی مائل زعفرانی لباس میں تھے اور انہوں نے سرخ پٹکے باندھ رکھے تھے، گویا یہ افسران کی کوئی خاص قسم تھی۔ اس بار بھی میرا خیال نہیں تھا کہ مجھے ریناٹ کے حضور پیش کیا جائے گا، اور میرا اندازہ درست نکلا جب مجھے ایک دفتر نما عمارت میں لایا گیا۔ مجھے لانے والے نے ایک دروازے کے باہر 4 سپاہیوں کو روک دیا اور مجھے لے کر اندر آیا۔ یہ خوبصورت سا کمرہ تھا جس میں دبیز قالین کے ساتھ ایسا فرنیچر تھا جو فرشی نشست میں کام آتا ہے۔ چھوٹی میزیں اور نیچے تپائیاں تھیں۔ اس نے اپنے جوتے اتارے اور قالین پر بیٹھتے ہوئے مجھ سے بولا، بیٹھ جاؤ شہباز۔ میں دنگ رہ گیا۔ اپنا نام تو میں نے برف والے کو بھی نہیں بتایا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ جانتا ہے، لیکن یہ میں نے نہیں سوچا تھا کہ اس وادی کا ایک فرد میرا نام جانتا ہوگا۔ میں نے بے ساختہ پوچھا، تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ مجھے برف والے نے بتایا ہے، اس نے اطمینان سے کہا۔ اب مجھے خیال آیا کہ وہ میری بات سمجھ رہا تھا جبکہ میں بدستور اردو بول رہا تھا۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو؟ وہ آہستہ سے ہنسا۔ جب میں نے برف والے کا نام لیا تبھی تمہیں سمجھ جانا چاہیے تھا۔ مجھے خیال ہے کہ کہیں وہی تو کیرٹ نہیں ہے۔ میں نے کہا، میں آپ کو نہیں جانتا۔ میرا نام رائل ہے۔ مجھے مایوسی ہوئی۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ کیرٹ کون ہے، مگر میری چھٹی حس نے خبردار کیا کہ یہ نام زبان پر نہ لاؤں۔ برف والے نے اہم ترین موقع پر خاص طور سے مجھے نام بتا کر یاد رکھنے کو کہا تھا اور مجھے اسے اتنا ہلکے میں نہیں لینا چاہیے تھا۔ میں اب تک سمجھ نہیں سکا کہ تم نے برف والے کا حوالہ کیوں دیا ہے۔ تم نہیں جانتے برف والے کو؟ کیا تمہیں اس نے نہیں بھیجا؟ میں اسی کے پاس سے لا گیا ہوں، لیکن اس نے مجھے بھیجا نہیں ہے۔ ہاں، میں اس کے ساتھ تھا اور پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ میں اپنے حواس برقرار نہ رکھ سکا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں 6 سپاہیوں کے نرغے میں تھا۔ وہ مجھے یہاں لے کر آئے۔ تمہیں برف والے نے بھیجا ہے، تم ڈرو مت۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ میں بھی تمہاری بات سمجھ رہا ہوں؟ سچی بات تو ہے کہ اس کی بات نے مجھے ایک لمحے کو چکرا دیا تھا۔ اگر میری چھٹی اس خبردار نہ کرتی تو شاید میں اقرار کر لیتا کہ مجھے برف والے نے بھیجا ہے، مگر اس کی بےتابی نے مجھے بتا دیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ وہ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے ایک طرف سے پردہ ہٹا کر ایک پری اندر آئی۔ قدیم انداز کی روایتی پری مت سمجھیے گا۔ آج کل انٹرنیٹ پر پریوں کے گیم یا بچوں کے لیے عام ہے، جنہیں آپ آن لائن بھی کھیل سکتے ہیں۔ ان میں پریوں کو نہایت جنسی انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ بھی کچھ اسی قسم کی پری تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا روایتی کرتا پہنا ہوا تھا، مگر کرتا نہایت باریک کپڑے کا تھا جس سے اس کا بدن جھلکتا تھا۔ میں نے اسے ایک نظر دیکھا اور بے ساختہ لاہور پڑی۔ وہ خاموشی سے اندر آئی۔ پھر اس نے تپائی سے ام الخبائث کا بلوری جگ اور گلاس اٹھایا۔ جب وہ دوسرے گلاس میں بھی سبز مشروب ڈالنے لگی تو میں نے منع کیا۔ میں نہیں پیتا۔ تم نارس نہیں پیتے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ یہاں شراب کو نارس کہا جاتا تھا اور اسے پینا اتنا عام تھا کہ میرے نہ پینے پر تعجب کا اظہار کیا گیا تھا۔ نہیں، اس کے لیے مت نکالو، پھلوں کا رس لے آؤ۔ اس نے لڑکی کو حکم دیا۔ لڑکی نے جام اس کے سامنے سونے کے تشت میں رکھا اور اٹھ کر چلی گئی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ ایک عام سرکاری افسر کے ٹھاٹ تھے۔ اس کی وجہ یہاں وسائل کی فراوانی نہیں بلکہ وسائل کو چند افراد کے لیے مخصوص کر لینا تھا۔ اب وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ تم اوپر سے کیسے آئے؟ برف والے آدمیوں سے بچنے کے لیے نیچے اترے تھے۔ اس کے چہرے پر بے یقینی نظر آئی۔ یہ غلط ہے، تم وادی میں اترنے آئے تھے؟ سب نہیں، صرف چند لوگ اس مقصد کے ساتھ آئے تھے اور وہی زبردستی مجھے لائے تھے، مگر برف والے آدمیوں کے حملے کے بعد میں ان کی قید سے فرار ہوا اور وادی میں اتر گیا۔ میں نے غلط بیانی کا سلسلہ جاری رکھا۔ پتہ نہیں میں کیسے نیچے ایک راستے تک پہنچا اور پھر مجھے برف والا ملا۔ اس نے بتایا کہ وہ برف والا ہے۔ اس نے تمہیں نیچے وادی میں جانے کو کہا؟ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، بلکہ اس نے مجھے بتایا کہ وادی میں باہر کا کوئی فرد نہیں آ سکتا۔ لیکن تم آ گئے ہو۔ ہاں، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، اس کی گواہی برف والا بھی دے گا۔ لڑکیاں بلوری جام میں پھلوں کا رس لے آئی تھی۔ وہ میرے عین سامنے بیٹھی۔ وہ بلا شبہ فتنہ بدن تھی۔ وہ گئی تو رائل نے آہستہ سے کہا، شہباز، مجھے تم سے ہمدردی ہے، مگر تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہاں قدم رکھ کر تم کس مشکل میں پڑ گئے ہو، اور میں چاہتا ہوں تم اس مشکل سے نکل جاؤ۔
किस मुश्किल में पड़ गया हूं मैं और इससे कैसे निकल सकता हूं? बाहर से जो फर्द यहां आता है उसे सजाए मौत दे दी जाती है। ऐसा जानबूझकर आने वालों के साथ किया जाता है। मैं जानबूझकर नहीं आया। अगर मैं बेहोश ना होता तो शायद वापस जा चुका होता। यह कानून पुराना है। नए कानून के तहत अब बाहर से आने वाले हर फर्द को सिर्फ सजाए मौत मिलती है। यानी मेरा मुकद्दर भी सजाए मौत है। तुम बच सकते हो अगर मेरी बात मान लो तो। उसने जरा आगे झुककर कहा, कौन सी बात? यहां बर्फ वाले से ज्यादा मौजिज़ शख्स कोई नहीं। अगर तुम कह दो तुमको बर्फ वाले ने भेजा है तो तुम सजाए मौत से बच जाओगे। मैंने हैरत से देखा। सिर्फ ये कहने से मैं बच जाऊंगा? मैं जमानत देता हूं। इस किस्म की जमानतों को मैं अच्छी तरह जानता था। बहुत अरसे से इसी दश्त की सयाही कर रहा था जहां हर दूसरा फर्द रॉयल जैसा मिलता था। सिर्फ जामक्शी होगी? नहीं, तुमको वादी से बाहर भी भेज दिया जाएगा। वो कैसे? कोई मुश्किल नहीं। अचानक तुम्हारी मौत का ऐलान कर दिया जाएगा और बज़ाहिर तुम दफन हो जाओगे, लेकिन दर हकीकत तुम वादी से बाहर जा चुके होगे। अगर मैं ये बात ना मानूं और सच बोल दूं तो? तब तुम्हें बचाना मुमकिन नहीं होगा। कुछ देर बाद तुम्हें शाह आजम के दरबार में पेश किया जाएगा और वहां से तुम्हारी मौत का हुक्म सादिर होगा। आज शाम से पहले पहले तुम इस दुनिया से रुखसत हो चुके होगे। ऐसा बिल्कुल मुमकिन था। देखा जाए तो मैं मौत के घेरे में था और किसी भी वक्त मेरा फरिश्ता अजल से सामना हो सकता था। इसलिए रॉयल की बात पर यकीन ना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मगर बर्फ वाले के हवाले से उसने जो बात की थी उससे ही रॉयल और उसके आका की नीयत खराबी सामने आ गई थी। अगरचे ढकी छुपी थी, मगर मुझे उम्मीद थी कि वो खुलकर सामने आने में देर नहीं लगाएंगे। मैं सोच रहा था और रॉयल मुझे गौर से देख रहा था। मगर अब मैं ये सोच रहा था कि रॉयल को किसने मेरी बात समझने के काबिल बनाया। क्या यहाँ बर्फ वाले जैसी सलाहियत किसी और शख्स में भी थी? ये कोई नामुमकिन काम नहीं था। जो एक शख्स कर सकता था वो दूसरा भी कर सकता था। रॉयल में मुझे सलाहियत महसूस नहीं हुई थी। वो आम सा दुनियादार शख्स था जो अपना हिस्सा चालाकी और मक्कारी से वसूल करने पर यकीन रखता था। अगर यहाँ ऐसा कोई दूसरा फर्द था तो लाजमी तौर पर वो बर्फ वाले के खिलाफ था और वो मेरा हमदर्द भी नहीं हो सकता था। उसने खबरदार करने वाले अंदाज में कहा, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी फैसला कर लो। तुमने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। अब मैं सिवाय झूठ बोलने कर क्या कर सकता हूँ? वो खुश हो गया। तुमने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया और जल्द इसका नतीजा भी तुम्हारे सामने आ जाएगा। वो उठकर कमरे से निकल गया। बाजार में वहां अकेला था, मगर मुझे यकीन था कि आसपास निगरान होंगे। मगर मुझे निगरानों की इतनी फिक्र नहीं थी जितनी उस फितना बदन की थी कि कहीं वो तन्हाई में यहाँ ना आ जाए। जैसे ही मैंने जाम खाली किया, रॉयल आ गया। अब चलो, वक्त करीब है। मैं क्योंकि जूतों समेत ही कालीन पर फरोकश हो गया था, इसलिए सिर्फ उठकर बाहर आ गया। हमारे बाहर आते 4 सिपाही साथ हो गए और हम उस इमारत से भी बाहर आए। अब हम जिस तरफ जा रहे थे वो शाही महल का खास हिस्सा लग रहा था। यहाँ फन तामीर और उसमें चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल मुनफरिद और अलग था। कुछ देर बाद हम एक आलीशान इमारत के सामने रुके। उसकी दर्जन से ऊपर सीढ़ियों के बाद बहुत बड़ा सा बरामदा था, जिसकी बुलंद छत का बोझ सहारने के लिए पत्थर के मुतादिद सुतून बने थे। ये तमाम इमारत सफेद रंग के पत्थर की बनी थी जो संगे मरमर से मिल रहा था। हम सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आए और एक बहुत बड़े दरवाजे से एक तवील राहदारी में दाखिल हुए। उसके फर्श पर सुर्ख रंग के दबीज कालीन बिछे थे। यहाँ दीवारों पर मुसव्विरी के नमूने आवेजा थे। क्योंकि यह इससे अंदर था, इसलिए रोशनी की खातिर यहाँ हर कुछ कदम के फासले पर ऐसी शमें रोशन थी जिनके धुएं से महक उठ रही थी। 3 जगहों पर हमें रोका गया तो रॉयल ने मखसूस इजाजतनामा दिखाया। उसे आगे जाने की इजाजत मिल गई। राहदारी के आखिर में एक अजीम शान हॉल था जिसके वस्त में सुतूनों की 3 कतारें थी। यहाँ छत की बुलंदी कम से कम 30 फुट जरूर रखी गई थी। उसके एक सिरे पर कोई 10 फुट ऊंचा चबूतरा था जिस पर शायद खालिस सोने से बना हुआ कुर्सी नुमा तख्त रखा था। उसके दाएं बाएं कतारों में कुर्सियां रखी थी। यह रेनाट का दरबार था। कुर्सियों पर कुछ लोग बैठे थे, मगर मैंने नोट किया कि चबूतरे के पास वाली जरा बड़ी और ज्यादा खूबसूरत कुर्सियां खाली थी। रॉयल मुझे लेकर चबूतरे से जरा फासले पर रुक गया। मेरा ख्याल था अभी कोई गजर बजेगा जो शाह आजम की आमद का ऐलान करेगा, मगर इसके बजाय एक सुरीली और कूकती निस्वानी आवाज बुलंद हुई। उसमें अल्फाज के बजाय सुर थे, यानी वो सुर जो क्लासिकल गुलूकार अपने हलक से बरामद करते हैं। उर्फ आम में उसे दरबारी राग कहा जाता है, मगर यहाँ यह सुर दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। आवाज सुनते कुर्सियों पर बैठे दरबारी खड़े हो गए और तकरीबन रुकू वाली हालत में चले गए। उसके साथ ही रॉयल और उसके चारों सिपाही भी इसी पोजीशन में चले गए, मगर मैं सीधा खड़ा रहा। मुझे ख्याल आया कि मुझे भी झुक जाना चाहिए, मगर मेरा दिल न माना। आवाज जारी थी कि एक अधेड़ उम्र मगर मजबूत जिस्म का शख्स चंद अफराद के साथ एक तरफ से हॉल में दाखिल हुआ। उसके हाथ में सोने की छड़ी थी जो यकीनन हुक्मरानी का निशान थी। सर पर सोने का दायरे में बना हुआ ताज था जिस पर मुख्तलिफ जवाहरात जड़े हुए थे। उसके साथ ही मुख्तलिफ मलबूसात में थे। वो सब अपनी अपनी कुर्सियों के पास रुकते हुए रुकू वाली पोजीशन में जाते रहे और जब ताजपोश शाहाना अंदाज में चलता हुआ हॉल के सिरे पर वाक़ चबूतरे तक पहुंचा और सीढ़ियां चढ़कर अपने तख्ते ताउस पर जा बैठा तो बाकी सब भी अपनी कुर्सियों पर विराजमान हो गए। उसने पूरी नजर हॉल पर डाली, फिर उसकी तमाम तर तवज्जो मेरी तरफ मबजूल हो गई। उसकी आंखें सर्द और बेतासुर थीं। वो यकीनन निकाट का बेटा रेनाट था।
میں اب تک سمجھنے سے قاصر تھا کہ برف والے نے مجھے یہاں کیوں بھیجا تھا، اور اسے توقع کیوں تھی کہ میں اس وادی میں متحارب فریقوں کی جنگ میں کوئی کردار ادا کر سکوں گا۔ اگر میں کردار ادا کرتا بھی تو کم سے کم اس شخص کے لیے ہرگز نہ ہوتا جس سے مجھے پہلی نظر میں چڑ ہو گئی تھی۔ مجھے لگا کہ مرشد ڈیوڈ جیسا ایک اور کردار میرے سامنے آ گیا ہے۔ اس نے میری طرف ہاتھ دراز کیا اور حقارت سے بولا، تم نے مجھے تعظیم نہیں دی کیونکہ میں شاہ اعظم کی رعایا میں سے نہیں ہوں، میں اس وادی کا فرد بھی نہیں ہوں، میں نے اطمینان سے کہا۔ رائل نے ذرا آگے آ کر میری بات کا ترجمہ کیا، اگرچہ اس کا ترجمہ بھی مجھے اردو میں سنائی دے رہا تھا۔ رینارڈ کا چہرہ سرخ ہو گیا، وہ کڑک کر بولا، اس وادی میں رہنے والا ہر فرد میری رعایا میں شامل ہے۔ میں نے ظاہری ادب سے کہا، میں بتا چکا ہوں کہ میں وادی سے تعلق نہیں رکھتا۔ رینارڈ نے ترجمہ کیا تو اس کے غصے میں اضافہ ہو گیا۔ میں لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی آواز میں مزید غلط شامل کی، یہاں باہر سے آنے والے ہر فرد کی سزا موت ہے۔ میں واقف ہوں، لیکن میں خود نہیں آیا، بلکہ شاہ اعظم کے سپاہی مجھے گرفتار کر کے لائے ہیں۔ جب تمہیں گرفتار کیا گیا تب تم وادی میں تھے، مجھے تسلیم ہے، لیکن وادی میں بھی مجھے برفانی آدمیوں نے آنے پر مجبور کیا، ورنہ میرا اس وادی میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تم سزائے موت کے مستحق ہو چکے ہو، رینارڈ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میرا اندازہ درست ثابت ہو رہا تھا، وہ ایک مسخرہ شخص تھا جو غصے میں آ کر اپنا اصل منصوبہ بھول گیا تھا اور مجھے سزائے موت سنانے جا رہا تھا۔ رائل نے بروقت کھنکار کر کہا، آپ بجا فرما رہے شاہ اعظم، لیکن آپ کی انصاف پروری کا تقاضا ہے کہ اس سے حجت اتمام کر لیں، یہ پوری طرح اپنے جرم کا اقبال کرے تاکہ اسے سزائے موت دی جائے۔ رائل نے نہایت ہوشیاری سے اس کو یاد دلایا کہ حضور اپنے پلاٹ سے ہٹ رہے ہیں۔ وہ جلدی سے سنبھل گیا، اس کا اظہار اس کے تاثرات سے بھی ہو رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا، اچھا ہوا کہ میں نے تمہیں سزا نہیں سنائی، ورنہ موت اسی وقت تمہارا مقدر بن جاتی۔ تمہارے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ ہے؟ رائل میری طرف گھوما اور معنی خیز انداز میں کہا، اگر تم اپنی صفائی پیش کر سکو تو شاہ اعظم کو رحم دل بھی پاؤ گے، دوسری صورت میں تمہارے لیے سزائے موت ہی ہوگی۔ رینارڈ نے اصل بات کہہ دی۔ میں جواب میں خاموش رہا۔ جب خاموشی کے وقفہ کچھ زیادہ ہی طول پکڑ گیا تو رائل نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، لگتا ہے تمہارے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ نہیں ہے، کیا تم مزید اس دنیا میں جینا نہیں چاہتے؟ کون بھری جوانی میں مرنا چاہتا ہے، لیکن بدقسمتی سے میرے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو جو کچھ ہے وہ میں بتا چکا ہوں۔ رائل کا منہ ایک لمحے کے لیے کھلے کے کھلا رہ گیا، غالباً اسے مجھ سے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ وہ جلدی سے بولا، تم نے مجھے برف والے کے بارے میں کچھ بتایا تھا؟ میں نے تمہیں برف والے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، تمہیں بھی یہی بتایا تھا جو ابھی کہہ رہا ہوں۔ درباری غالباً حیران تھے کہ میں ان کی زبان جانتا تھا، یعنی سمجھ رہا تھا، مگر جواب اپنی زبان میں دے رہا تھا، اور زیادہ حیرانی اس پر ہوتی کہ رائل میری زبان سمجھ رہا تھا اور مجھ سے اپنی زبان میں بات کر رہا تھا۔ غالباً انہیں اس چکر کا علم نہیں تھا جو برف والے نے میرے ساتھ اور کسی اور فرد نے رائل کے ساتھ چلایا ہوا تھا۔ رائل کی مجبوری تھی کہ وہ مجھ سے اپنی زبان میں بات نہیں کہلوا سکتا تھا، یا وہ جو رینارڈ کہہ رہا تھا وہ سب سن رہے تھے۔ ان کا پلان جو یقیناً برف والے کے خلاف تھا میرے انکار سے چوپٹ ہو گیا۔ رینارڈ نے غضبناک ہو کر کہا، یعنی تم اقرار کرتے ہو کہ تم اس وادی میں داخل ہوئے جبکہ تمہیں اس کا حق نہیں تھا؟ شاہ اعظم جو جی چاہے سمجھے، میں اپنی صفائی پیش کر چکا ہوں۔ میرے جواب نے اس کو بے قابو کر دیا، اسے آج ہی پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے۔ اس کے الفاظ نے ہال میں سنسنی کی لہر دوڑا دی، کیونکہ فوراً ہی چبوترے کے سب سے نزدیک رکھی زرنگار کرسی سے ایک معمر شخص نے اٹھ کر کہا، شاہ اعظم، اس کی سزا یقیناً موت ہے، لیکن یہ سزا صرف مہاپجاری دے سکتا ہے۔ رینارڈ نے غضبناک نظروں سے اس بوڑھے کو دیکھا جو یقیناً کسی اعلیٰ سرکاری منصب پر فائز تھا۔ اس نے کہا، وزیر اعظم سربان، کیا تم اس شخص کی حمایت کر رہے ہو؟ نہیں شاہ اعظم، آپ نے میرے پہلے جملے پر غور نہیں فرمایا۔ میں نے کہا ہے اسے سزائے موت دینے کا حق مہاپجاری کا ہے، اور وہ یقیناً اسے سزائے موت ہی سنائے گا۔ مگر رینارڈ کی آتش غضب اس حد تک بھڑک چکی تھی کہ اس نے اپنے وزیر اعظم کے توجہ دلاؤ نوٹس کا بھی کوئی نوٹس نہ لیا۔ لے جاؤ اسے، اور آج کا سورج غروب ہو تو یہ زندہ نہ رہے۔ وزیر اعظم سربان کے چہرے پر تشویش نظر آئی۔ وہ صورت سے ہی دانشمند اور مخلص آدمی لگ رہا تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ اگر مہاپجاری کے اختیارات میں مداخلت کی گئی تو نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ اس لیے جب سپاہی مجھے گھیر کر لے جا رہے تھے تو وہ سیڑھی چڑھ کر اوپر جا رہا تھا، اور پھر اس نے رینارڈ کے کان میں کچھ کہنا شروع کیا تھا، مگر میں اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکا کیونکہ درمیان میں اب لہراتے پردے حائل ہو گئے تھے۔ جب تک میں دربار میں اور رینارڈ کے سامنے رہا میرے جذبات دوسرے تھے، مگر وہ نظروں سے اوجھل ہوا تو مجھے پہلی بار اپنی فکر پڑی، اور میں نے سوچا کہ میں نے کہیں برف والے پر کچھ زیادہ ہی اعتبار تو نہیں کر لیا۔ مگر فوراً میرے اندر سے کسی نے نفی کی، میں نے برف والے پر نہیں بلکہ اس کائنات کے خالق اور مالک پر اعتبار کیا تھا جس کے قبضہ قدرت میں میری ایک ایک سانس ہے۔ یہ خیال آتے میں پھر سے پرسکون ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ رائل میرے پیچھے آئے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ مجھے باہر لانے والے سپاہی سیڑھیوں کے پاس رک گئے۔ کچھ دیر کے بعد رائل اندر سے برآمد ہوا۔ اس کا غصے سے برا حال تھا۔ اس نے آتے ہی کہا، احمق آدمی، کیا تم مرنا چاہتے ہو؟ تمہیں زندگی سے پیار نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ مگر میں بے وقوف بن کر نہیں مرنا چاہتا۔ کیا مطلب؟ کیا میں ان کے سامنے سب کہہ دوں؟ ان کی فکر مت کرو، سمجھ لو یہ گونگے بہرے ہیں۔ مطلب صاف ہے،
इस बात की क्या जमानत थी कि मैं बर्फ वाले के बारे में झूठ बोलता तब भी मुझे सजाए मौत ना मिलती। अगर तुम या शायर रेनाट अपनी बात से फिर जाए तो फिर मैं क्या कर लूंगा। रॉयल के खुशनुमा चेहरे पर सफाकी और खशूनत नमूदार होने लगी और मुझे यूं लगा जैसे उसके चेहरे से नकाब उतर रहा हो और उसकी असल शख्सियत नुमाया हो रही हो। तुमने अच्छा नहीं किया, शाह आजम के सामने मेरी साख खराब हुई है। अगर तुम चाहो तो ये साख बहाल हो सकती है, लेकिन मुझे ठोस जमाना चाहिए कि फिर मुझे सजाए मौत नहीं दी जाएगी और मुझे वादी से बाहर जाने की इजाजत भी मिलेगी। ये जमानत कैसे दी जा सकती है? ये सोचना तुम्हारा काम है कि मुझे कैसे मुतमईन कर सकते हो। अब कुछ करना बहुत मुश्किल है, शाह आजम तुम्हारी मौत का हुक्म सादर कर चुके हैं, उसने मायूसी से कहा और सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे कड़ी निगरानी में कैदखाने तक ले जाओ। सिपाहियों ने मुझे अपने नरगे में ले लिया और वहां से रवाना हुए। चंद घंटे बाद मैं उसी कैदखाने में था जहां मैंने रात गुजारी थी। मुझे उसी कमरे में बंद कर दिया गया। सिपाहियों ने मुझे कैदखाने के मुंतजिम के हवाले किया था। वो खुद मुझे लेकर कमरे तक आया और जब दरवाजा बंद करने लगा तो उसने इशारे से पूछा कि मुझे किसी चीज की जरूरत है। मैंने उसे बताया कि मुझे लिबास की जरूरत है। ये लिबास यहाँ के मौसम के लिहाज से बहुत गर्म था। वो सारी लाता हुआ चला गया और मैं बिस्तर पर दराज हो गया। ये चंद घंटे इस लिहाज से हैरत अंगेज थे कि यहाँ पहले ही मेरी आमद की तवक्को थी और रेनाट को भी इल्म था कि मैं बर्फ वाले के पास से आ रहा हूँ, बल्कि ये भी इल्म था कि उसने मुझे इस काबिल बना दिया है कि मैं उनकी जुबान समझ सकूं। मैं समझने से कासिर था कि उन तक ये सब कैसे पहुंचा। क्या बर्फ वाले के आसपास उनका कोई मुखबिर था? दूसरा झटका मुझे ये जानकर लगा कि यहाँ बर्फ वाले की मुखालफत मौजूद थी और वो मेरी मदद से उसे फंसाने की कोशिश कर रहे थे। मेरी मालूमात के मुताबिक बर्फ वाला नीचे के मामलात में मदाखलत नहीं करता था और जब मैं उसके पास था तब भी मैंने उसकी बातों से ऐसा कोई तासुर नहीं लिया कि वो नीचे वालों के दरमियान जारी तनाज़े में कोई जाती किरदार अदा करना चाहता है। हाँ, उसने ये जरूर चाहा था कि मैं नीचे जाऊं और वादी में जारी तनाज़े को खत्म करने में अपना किरदार अदा करूं और शायद इसी ख्वाहिश का अमली जामा पहनाने के लिए उसने मुझे यूं नीचे पहुंचाने का बंदोबस्त किया था। इसके बावजूद यहाँ उसके खिलाफ साजिश जारी थी। शायद रेनाट एंड कंपनी को खतरा था कि कहीं बर्फ वाला सामिरा के ग्रुप की हिमायत न कर दे, इसलिए उन्होंने सिरे से उस खतरे को खत्म करने का फैसला कर लिया था और पहले मरहले में वो मेरी मदद से बर्फ वाले के खिलाफ एक स्टेज तैयार करना चाहते थे। दूसरे मरहले में वो उसे अदालत या किसी जिरगे के सामने खींच लेते और उसे रेनाट की मनपसंद सजा सुना दी जाती। बर्फ वाला रूहानी लिहाज से कितना ही ताकतवर सही, लेकिन बहरहाल वो पूरी रियासत का मुकाबला नहीं कर सकता था। अब मैं सोचने पर मजबूर हो गया था कि बर्फ वाले ने मुझे रेनाट के पास भेजकर गलती की थी। इसके बजाय वो मुझे सामिरा के पास भेज देता तो मैं यकीनन उसके काम आ सकता था, मगर शायद निजाम कायम रखने की ख्वाहिश ने उसे मजबूर किया था कि वो मुझे रेनाट के पास भेजे ताकि मैं उसकी तरफ से दूसरे ग्रुप के खिलाफ कुछ करूं। यहाँ आने के बाद मैंने जो देखा, मैं किसी सूरत रेनाट जैसे आदमी के लिए काम नहीं कर सकता था। अगर ये बात बर्फ वाला समझता था तब उसने मुझे बेकार में यहाँ भेजा था और देखा जाए तो मेरी जान को खतरे में डाल दिया था। रेनाट मुझे सजाए मौत सुना चुका था। दरवाजा खुला तो मैं चौंका। आने वाला कैदखाने का मुलाजिम था जो खाना भी लाता था। उस वक्त वो मेरे लिए लिबास लाया था। उसने सलीके से तय किया हुआ लिबास बिस्तर पर रखा और इशारे से बोला कि मैं कपड़े बदल लूं। मैंने सिवाय सूती पजामे और आधी आस्तीन की सूती बनियान के सिवा सब उतार दिया था और उस पर फिर ये कुर्ता नुमा लिबास पहन लिया। उसके बाजू बगलों से खुले थे और ये कोहनियों तक जा रहे थे। ऊपर से नीचे तक एक जैसे साइज का था और उसके ढीलेपन को काबू रखने के लिए पटका लाजमी था। ये चौड़ी सी बेल्ट थी जिसे कमर से बांधा जा सकता था। उसके तस्मे दाएं तरफ लगे थे। उसे पहनकर मुझे अजीब सा लगा, मगर ये लिबास आरामदेह और गर्म मौसम की मुनासबत से था। खादिम कुछ देर के बाद आया। इस बार वो मेरे लिए मकामी तर्ज के जूते भी लाया था, मगर मैंने उसे मना कर दिया और जब वो मेरा उतारा हुआ लिबास उठाने लगा तो मैंने उसे फिर मना किया और इशारे से बताया कि मैं वॉशरूम जाना चाहता हूँ। वो मुझे वॉशरूम तक ले आया। मैंने फारिग होकर अच्छी तरह मुंह हाथ धोया। मौका नहीं था, मगर जहां तक हो सका बाल भी पानी से साफ कर लिए। खादिम मुझे वापस छोड़ गया। मैंने महसूस किया कि ये लोग फितरत में सादा थे, वरना हमारी दुनिया में कैदियों पर इतना एतबार नहीं किया जाता और उनकी कड़ी निगरानी की जाती है। कुछ देर के बाद वो मेरे लिए मशरूब लेकर आया। ये कोई सूप नुमा चीज थी, मगर गर्म नहीं थी और उसमें हल्के से किसी सब्जी के टुकड़े भी तैर रहे थे। मैंने चक्कर देखा तो उसका जायका अच्छा लगा। शायद ये यहाँ का लंच था, इसलिए मैंने पूरा प्याला पी लिया। अब मैं सोच रहा था कि अगर मैं फरार की कोशिश करूं तो शायद मुझे इतनी मुश्किल पेश नहीं आएगी। यह इमारत साख्त के लिहाज से कैदखाना जरूर थी, यानी मजबूत और आने जाने के रास्ते महदूद थे, मगर यहाँ पहरे का खास इंतजाम नहीं था। सिर्फ मरकजी दरवाजे पर 2 मुसल्लह सिपाही थे और 1-2 ही मुझे अंदर नजर आए थे। शायद इन लोगों को इत्मीनान था कि अगर कोई कैदी फरार हो भी गया तो वो शहर से बाहर नहीं जा सकता। मैंने फसील पर सख्त पहरा देखा था और उस पर हर चंद गज के बाद एक सिपाही नजर आ रहा था। शहर से बाहर आने जाने वालों की भी कड़ी निगरानी होती थी। मैं कोशिश करके यहाँ से निकल सकता था और फसील के दूसरी तरफ जाना भी इतना मसला नहीं था। बर्फ वाले ने मुझे यहाँ मुतहरिक किरदार अदा करने के लिए भेजा था, हाथ पर हाथ रखकर बैठने के लिए नहीं। अगर मैं ऐसा करता तो ये मेरी बेवकूफ़ी भी हो सकती थी। मैं उलझन में पड़ गया। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे फरार से कोई मुश्किल खड़ी हो जाए और बर्फ वाले ने जैसा चाहा वैसा ना हो। मगर किसी कदर गौर फिक्र के बाद मैंने हरकत में आने का फैसला कर लिया। मेरा लिबास मकामी हो गया था और बढ़ जाने वाले बाल भी अब अलग से नहीं लग रहे थे। पैरों में जदीद तरीन जॉगर्स थे, मगर ये लंबे कुर्ते में इतने नुमाया नहीं होते।
यहाँ से निकलने का फैसला करके मैंने उठकर दरवाजा बजाया और दीवार से लग गया। खादिम ने दरवाजा खोला और बिस्तर खाली देखकर तेजी से अंदर आया कि मैंने उसकी गर्दन अपने बाजू में दबोच ली और दूसरा हाथ उसके मुंह पर रख दिया कि वो आवाज ना निकाल सके। वो मुतवस्सित जिसामत का जवान आदमी था और यकीनन ताकतवर था, मगर मेरी महारत का मुकाबला नहीं कर सका। गर्दन के नाजुक हिस्से पर दबाव ने उसे जल्द शिकस्त तस्लीम कर लेने पर मजबूर कर दिया और वो 2 मिनट में मेरे हाथों में झूल गया। मैंने उसको बिस्तर पर लेटा दिया। मैंने एहतियात की थी कि उसकी गर्दन एक हद से ज्यादा ना दबाऊं, क्योंकि खतरा था कि उसका सांस ही ना रुक जाए। मैंने उसकी नब्ज देखी तो वो सुस्त थी, मगर बाकायदगी से चल रही थी। उसकी तरफ से मुतमईन होकर मैं बाहर आया। यहाँ एक राहदारी में दोनों तरफ 4-4 कोठरियां थी और उनके आखिरी सिरे पर वॉशरूम था। बाहर जाने का रास्ता दूसरी तरफ था। मैंने उसका दरवाजा खोलने की कोशिश की तो मुझे नाकामी हुई। वो बाहर से बंद था। यहाँ ताले नहीं होते थे। मैंने कहीं ताला लगा नहीं देखा था, अलबत्ता कुंडी होती थी और दरवाजा बाहर से कुंडी की मदद से बंद था। मैंने जोर लगाकर देखा, मगर पट टस से मस न हुआ। चंद नाकाम कोशिशों के बाद मैंने हार मान ली कि उसे खोलना मेरे बस से बाहर है। इसके अलावा यहाँ से निकलने का और कोई रास्ता नहीं था। वॉशरूम और दूसरे कमरे में मौजूद रोशनदान इतने बड़े नहीं थे कि मैं उनसे निकलने का सोचता। मैं वापस कमरे में आया और खादिम को होश में लाने की तदबीर करने लगा। पानी छिड़कने और मुंह पर बार बार थप्पड़ मारने के बाद वो होश में आ गया। उसने खौफजदा नजरों से मुझे देखा। मैंने इशारों से उसे समझाया कि वो मेरी बात का जवाब अपनी जुबान में दे। मैं उसकी बात समझ सकता हूँ। मैंने उससे पूछा कि यहाँ से बाहर जाने का क्या तरीका है। उसने जवाब दिया, मैं आवाज देता हूँ तो बाहर मौजूद आदमी एक छोटी खिड़की खोल कर देखता है और अगर उसे मैं नजर आता हूँ तो वो दरवाजा खोलता है। अगर मैं नजर ना हूं या मेरे साथ कोई और हो तो वो दरवाजा नहीं खोलता। मैंने इशारे से पूछा कि कोई छुप जाए तो उसने नफी में सर हिलाया। वो पूरी तरह देखता है और राहदारी में कोई जगह उसकी नजरों से ओझल नहीं होती। मैं मायूस हुआ। कमबख्तों ने बहुत सादा लेकिन निहायत मौसर निजाम बनाया था। मैंने मजीद तसल्ली की, अगर तुम्हें यरगमाल बनाकर ले जाऊं तब वो दरवाजा खोलेगा। मेरी कोई हैसियत नहीं है, अगर तुम मुझे मार भी दोगे तब भी दरवाजा नहीं खुलेगा। वो सच कह रहा था। उसे यरगमाल बनाने का कोई फायदा नहीं था। मैंने गहरी सांस ली और उसे जाने की इजाजत दी। वो किसी कदर हैरान हुआ लेकिन फिर तेजी से बाहर निकल गया। उसने दरवाजा भी बंद कर दिया। अब मेरे पास दूसरा मौका यह होता कि जब मुझे यहाँ से निकाला जाता तब मैं फरार की कोशिश करता, मगर मेरी अव्वलीन कोशिश ने सैयादों को होशियार कर दिया था और जब मुझे बाहर ले जाने का वक्त आया तो वो पूरी तैयारी से आए थे। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और 2 तीरंदाज सिपाही तीर ताने हुए अंदर आए और कमरे के दोनों कोनों में पोजीशन संभाल ली। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि मैं बिस्तर से उठ भी ना सका। दरवाजे पर रॉयल खड़ा था। उसने हुक्म दिया, उल्टे मुंह नीचे लेट जाओ और दोनों हाथ पुश पर कर लो। वो किस खुशी में? तुम्हें एक बार फिर शाह आजम के सामने पेश किया जा रहा है। अगर मैं तुम्हारा हुक्म ना मानूं तो? तब ये तीरंदाज तुम्हारे पैरों को निशाना बनाएंगे। तुम्हें बहर सूरत शाह आजम के सामने पेश किया जाएगा। अब तुम फैसला कर लो कि कैसे जाओगे, अपने पैरों पर चलकर या कोई तुम्हें उठाकर ले जाए। जाहिर है मैंने पहली सूरत को तरजीह दी और फर्श पर औंधे मुंह लेटकर दोनों हाथ पुश पर कर लिए। रॉयल के पीछे से एक सिपाही निकलकर आगे आया। उसने मेरे दोनों हाथ रस्सी से बांध दिए और उसके बाद मेरे दोनों पांव इस तरह बांधे कि दरमियान में कोई फुट भर की रस्सी मौजूद रही, यानी मैं छोटे छोटे कदम उठाकर चल सकता था, मगर भागना तो दरकिनार बड़े कदम भी नहीं उठा सकता था। जब उस सिपाही ने मुझे बांध दिया तो एक सिपाही और अंदर आया। उसने बांधने वाले के साथ मिलकर मुझे उठाकर खड़ा किया और बदस्तूर बाजुओं से पकड़कर चलाते हुए कमरे से बाहर ले आए। दोनों तीरंदाज भी तीर ताने हुए मेरे पीछे पीछे आए थे। इस बार मैं बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में रेनाल्ड के दरबार की तरफ जा रहा था। अब मैं मुजरिम लग रहा था, जबकि पहले मुझे मुलजिम की तरह ले जाया गया था। यकीनन कोई ऐसी तब्दीली आई थी कि रेनाल्ड दोबारा मुझे अपने दरबार में बुलवाने पर मजबूर हुआ था, मगर यह तब्दीली मेरे हक में नहीं थी। शायद किसी को मुतमईन करने के लिए कार्रवाई फिर से होती या मेरी सजा में कोई तब्दीली की जानी थी। शायद सादा फांसी के बजाय कोई और तरीका इख्तियार किया जाता जिसमें आदमी इबरतनाक अंदाज में मौत से हमकिनार होता। बहरहाल जो भी था जल्द मेरे सामने आ जाता। हम दरबार पहुंचे तो मुझे अंदाजा हुआ कि आज दरबार आम नहीं था, क्योंकि दोनों तरफ कुर्सियों पर मौजूद आम दरबारी उस वक्त मौजूद नहीं थे। वजीर आजम सरबान के अलावा वहां सिर्फ 2 अफराद और थे और उनके हुलिये से मुझे अंदाजा हुआ कि वो पुजारी थे। उनमें से एक किसी कदर पस्ता कामत का और भारी चेहरे वाला शख्स था। उसकी मतवरिम आंखें बता रही थी कि वो बिलानौश है। दूसरा फर्द जो उसके जरा पीछे खड़ा था उसके मुकाबले में तवील कामत और खुशरा था। नकूश से वो कम उम्र लग रहा था, मगर उसकी उम्र 30 से ज्यादा ही रही थी। रॉयल ने मुझे उनके सामने पेश किया और बोला, रियासत का मुजरिम हाजिर है। ये वादी का मुजरिम है। भारी चेहरे वाले ने सख्त लहजे में कहा, वादी का मुजरिम असल में मोबिद का मुजरिम होता है और इसकी किस्मत का फैसला सिर्फ महापुजारी कर सकता है। रेनाल्ड के चेहरे पर एक लम्हे के लिए गुस्सा नजर आया, मगर दूसरे लम्हे उसने खुद पर काबू पा लिया और अयारी से बोला, आप ठीक कह रहे हैं महापुजारी, मगर मैंने इसे जाती तौहीन पर वही सजा दी है जो आप इसे वादी में आने की सूरत में देते। इसके बावजूद ये मोबिद के मामले में खुली मदाखलत है। भारी चेहरे वाला जो यकीनन महापुजारी या उसका नुमाइंदा था वो बोला, शाह आजम ना भूलें कि इस वक्त वो बहुत मुश्किल में है और उनसे तवक्को की जाती है कि वो अपनी मुश्किल में इजाफा नहीं करेंगे। रेनाल्ड का चेहरा मुरझा गया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि महापुजारी मेरी इज्जत रख ले?
کیونکہ میں اسے دربار عام میں موت کی سزا سنا چکا ہوں۔ اس سے پہلے کہ مہاپجاری کچھ کہتا، اس کے عقب میں موجود خوشرو آدمی نے ذرا جھک کر اس کے کان میں کچھ کہا۔ اس نے چند لمحے سوچنے کے بعد نفی میں سر ہلایا۔ اگر شاہ اعظم کسی کارروائی سے پہلے موبد کو اعتماد میں لے لیتے تو شاید کوئی اور راستہ نکل آتا، مگر اب یہ ممکن نہیں ہے۔ وادی کے مجرم کو فوری طور پر ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ اس پر مقدمہ چلا کر اسے سزا سنائی جا سکے۔ رینارڈ شاید اس کے لیے تیار نہیں تھا، مگر وزیر اعظم سربان نے جھک کر اس کے کان میں کچھ کہا اور یقیناً یہی مشورہ دیا کہ یہ وقت موبد سے الجھنے کا نہیں ہے۔ رینارڈ کو پہلے ان حریفوں پر توجہ دینی چاہیے جو اس کے اقتدار کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ موبد کے پجاریوں اور برف والے سے بعد میں بھی نپٹا جا سکتا تھا۔ رینارڈ نے بادل ناخواستہ سر ہلایا اور رائل کو حکم دیا، قیدی کو مہاپجاری کے حوالے کر دیا جائے۔